नमस्कार, इंडिया टुडे एनी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है यूनियन लॉ मिनिस्टर किरेन रिजिजू जी। स्वागत है रिजिजू जी इंडिया टुडे एनी में। आजकल आप पे बहुत आरोप लग रहे हैं कि आप हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, ख़ास तौर से जो इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री है, नेहरू जी को लेके, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को लेके आप काफ़ी ऐसे बातें फैला रहे हैं। ये आरोप है आप पे जो सच नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को लेके भी नॉर्थ ईस्ट के लोगों का भी नेहरू जी को लेके कई सारे आरोप भी है और कई सारे धारणाएं भी है। आपको क्या कहना है इस सिलसिले में? देखिए, सबसे पहले हिस्ट्री जो होता है, इतिहास, आप बदल नहीं सकते हैं और कोई इतिहास को बदलने का कोशिश भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तथ्य पे आधार है। इतिहास को छेड़ना भी नहीं चाहिए। हाँ, इतिहास में कुछ घटनाएं होते हैं जिसको लेकर के आपका ओपिनियन होता है, आपका मत होता है, उसमें अलग अलग हो सकता है, लेकिन तथ्य को आप बदल नहीं सकते हैं। लेकिन अगर कुछ चीज़ें लोगों के सामने में नहीं लाया गया तो उसको सही बात को बताना भी ज़रूरी है। जैसे कि कश्मीर के बारे में जो बात निकला था, तो मेरा ड्यूटी है पार्लियामेंट का डिबेट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट्स, या जो भी पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स होते हैं, या नेहरू जी का और बाकी लोगों के बीच में जो पत्र लिखा या कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट है जो रिकॉर्ड में है, वो लोगों के सामने में रखना चाहिए। मैंने एक शब्द अपना मत नहीं रखा, एक तथ्य भी अपने ओर से नहीं रखा। जो डिबेट है वहीं से कोट किया, या उस समय जो भारत सरकार का जो कम्युनिकेशन, लोगों से बातचीत करने का जो भी डॉक्यूमेंट है, ये रखा। तो इस पे कोई आपत्ति आरोप का सवाल ही नहीं उठता है। जहाँ तक पूर्वोत्तर का सवाल है, जीता जागता उदाहरण है 1951 में, जब दौलत राम गोपाल दास, अपने गवर्नर, आसाम के गवर्नर थे दौलत राम जी ने जो एक्सपेडिशन भेजा अपने आसाम राइफल्स के पूरा टीम, मेजर बॉब खातिंग को लेकर के, कि तवांग भारत का सिविलाइजेशन का ही हिस्सा है और वहाँ चाइना का नहीं, तिब्बत के कुछ ऑफिसर्स वहाँ रहते थे। तो हमारे फोर्सेस गए जनवरी के महीने में, 5-5, 10-10 फीट बर्फ़ के ऊपर हमारे फोर्सेस गए और फॉर्मली तवांग को भारत के साथ विलय कराया। उसके बाद जब दौलत राम जी दिल्ली गए तो नेहरू जी ने उसको इतना डांटा कि आपने किससे पूछ के तवांग में भारतीय फौज, असम राइफल्स को भेजा है। ये चीज़ तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो इतिहास नहीं बल्कि ये तो अभी यहाँ पे करंट डॉक्यूमेंट में है, सबको मालूम है। हम लोगों ने मेजर बॉब खातिंग का परिवारजनों को पिछले साल, जब जनरल बिपिन रावत थे जिंदा, हम लोग सब जा कर के अरुणाचल के गवर्नर, मुख्यमंत्री, हमने ऑनर किया। भारत सरकार ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। कांग्रेस लोग कहते हैं अरुणाचल भारत का हिस्सा है, तवांग भारत का हिस्सा है। वो हिस्सा को ही मानने से इनकार किए थे कांग्रेस पार्टी। आप देखिए, जब असम के गवर्नर दौलत राम जी को जब नेहरू जी ने डांटा कि किस हिसाब से आपने तवांग में अपने फौजों को भेजा, आप उसी से समझ लीजिए ना। बट हो सकता है नेहरू जी को ये चिंता थी कि चाइना के साथ रिश्ता खराब हो जाएंगे। वो विषय अलग है। अपने ज़मीन के टुकड़े को लेकर के आप किसी और का संबंध के बारे में सोचना तो अपने आप में सही नहीं है। दूसरा, तवांग कोई कब्जा करने नहीं गए थे। हमारा, जैसे मैंने कहा, कल्चरली, हिस्ट्रिकली, स्पिरिचुअली वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन नेशन इसी का ही हिस्सा रहा है। और हिमालय के जो चोटी है उस पार हमारा आस्था का प्रतीक है, जैसे मानसरोवर, कैलाश पर्वत। लेकिन मैकमोहन का जो एग्रीमेंट को भी देखा जाएगा तो भी जो चोटी है हिमालय का, जो रिज है, उससे जो भी इस तरफ है वो इंडिया ही है, अगर आप मैकमोहन लाइन को भी माना जाए। तो फिर नेहरू जी को क्यों आपत्ति था
कि गवर्नर साहब ने 1951 में तवांग में हमारे फौजियों को क्यों भेजा। ये सब चीज़ें हैं ना, क्योंकि कांग्रेस का बहुत लंबा इतिहास रहा है, इसलिए किसी ने सवाल ही नहीं किया, क्योंकि वो खुद को सवाल कैसे करेंगे। विपक्ष का तो कोई बोलने का जगह ही नहीं था उन दिनों। आज तो अपोजिशन रूलिंग बराबर है, और जो विपक्ष है, अपोजिशन है, वो ज़्यादा बोलते हैं, रूलिंग पार्टी कम बोलते हैं, लेकिन बोलने का आज़ादी है। उस समय तो ऐसा था नहीं। पूरा तंत्र, रिकॉर्ड, जितना चैनल था, जितना भी माध्यम था, सब कांग्रेस पार्टी, नेहरू जी, इंदिरा जी, सब कब्जा। आप लोग 1962 वॉर के बारे में भी, नेहरू जी के बारे में काफ़ी अफवाहें फैलाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जो रोल रहा है, ये क्यों करते हैं बीजेपी? बीजेपी का नहीं, बीजेपी तो इसमें एक भारत के सोच के साथ जितने देश के लिए काम करने वाले राष्ट्रवादी संगठन है, उन्हीं में से भारतीय जनता पार्टी भी है, इसलिए अलग से देखना नहीं चाहिए। और 1962 में क्या हुआ वो तो आप सबको मालूम है, लेकिन उसमें जो एंडरसन ब्रुक्स और भगत का जो किताब है वो तो क्लासिफाई हो गया। क्यों क्लासिफाई किया गया सबको मालूम है। तो नेहरू जी का जो भूल है, वो हमारा प्रधानमंत्री थे। डेमोक्रेसी में कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी इलेक्टेड आदमी कोई भी हो, क्या आप सवाल नहीं कर सकते हैं क्या? सवाल तो करना चाहिए जनता को। लेकिन मेरा ये कहना है कि हम लोग कोई तथ्यहीन या अपना निजी विचार इसमें रखने का कोई मतलब नहीं है, जो है उसी को ही हम बता रहे हैं। एज ए लॉ मिनिस्टर आजकल आप कॉलेजियम सिस्टम के बारे में काफ़ी टिप्पणी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इस सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बहुत ओपैक है। तो ये आप क्यों चाहते हैं कि ये कॉलेजियम सिस्टम हट जाए, या सरकार कोई नया सिस्टम लाने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि पहले जो लाया गया था उनको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया गया था। क्या आप ये चाहते हैं कि एग्जीक्यूटिव का पूरा कंट्रोल हो जाए जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में? सबसे पहले तो जुडिशरी और सरकार के बीच में संबंध मधुर होना चाहिए और एक दूसरे के प्रति कटाक्ष नहीं होना चाहिए। जो उनका दायरा है वो उनके दायरे में रहना चाहिए। जो हमारे कार्यपालिका है अपना दायरा है, और विधायिका है उनका भी अपना दायरा है, उस पर हस्तक्षेप करने का कोई मतलब ही नहीं है। जहाँ तो कॉलेजियम का सिस्टम है, संविधान ने क्या कहा था, संविधान में क्या लिखा है? संविधान में ये लिखा है कि राष्ट्रपति यानी कि सरकार जो इस देश का एग्जीक्यूटिव हेड है, राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जजेस का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करेंगे, मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करके, इन कंसल्टेशन। उसके पहले जो 93 में आपने देखा है, सब तो वही होते थे, सरकार इनिशिएट करते थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन करते थे। 93 के बाद कॉलेजियम सिस्टम आया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस लाया और फर्स्ट जजेस केस जिसको बोलते हैं उसके तहत कॉलेजियम सिस्टम लाया। 98 में कॉलेजियम सिस्टम को एक्सपांड किया। तो तब से जजेस का अपॉइंटमेंट जो है जजों का ही द्वारा, उनके ही तौर तरीके से, उनके इनिशिएटिव से ही चलते आ रहा है। लेकिन जब बाद में पार्लियामेंट में 2015-16 में जो बहस हुई और अल्टीमेटली कॉलेजियम सिस्टम को हटाने का निर्णय किया और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का प्रावधान को हमने पारित किया, पूरे एक मत, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, समाजवादी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे डीएमके हो, सारा भारत के हर एक राजनीतिक दल नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का बिल को समर्थन करके पारित किया। हर एक पार्टी का समर्थन मतलब भारत देश का संपूर्ण जनता का भावना और उसका विचार, उसका सोच। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को स्ट्राइक डाउन किया। मोदी जी न्यायपालिका को इज्जत देते हैं और हमारे सरकार न्यायपालिका को इज्जत देते हुए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय के बावजूद हम लोगों ने कोई कदम तुरंत नहीं उठाया, सुप्रीम कोर्ट का मान रखा है।
कदम तो उठा सकते थे ना, क्योंकि देश का विल, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का सोच, एक तरफ देश का सोच और एक तरफ संविधान का स्पिरिट। आप मीडिया वाला सोचिए कि देश का ताकत किसके पास है। द सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम बुक ऑफ आवर कंट्री विच गवर्न्स द कंट्री। विल यू लिसन टू सुप्रीम कोर्ट or will you listen to Constitution of India and the voice of the people of India? These are very clear things, but we respect the court, we respect Supreme Court, we respect all the courts of the country. That is why we don't want to create anything which undermines the independence or the authority of the judiciary. हमारा मत बहुत साफ है, लेकिन मैं इस तरह का एक इंसान हूँ जो मैं किसी के प्रति खराब भाव से और किसी घृणा से मैं ना सोचता हूँ, ना देखता हूँ, ना बोलता हूँ। लेकिन जो लोगों का भावना है उसको सामने में रखने के लिए भी हम फिर पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन जो भी हम करते हैं, जो भी हम बोलते हैं, मोदी जी का जो सपना है, उनका सोच है, उनका तरीका है, उसके हिसाब से हम बोलते हैं कि हम जुडिशरी या किसी भी हमारा देश का कोई भी अंग है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए हम बहुत रिस्ट्रेन के साथ, बहुत ही सोच समझ करके हम बोलते हैं। और ये मत साफ है, और लॉ मिनिस्टर होने के नाते सच्चाई को रखता हूं मैं, कोई अलग से किसी बात को हम ये सोच ले कि जल्दबाजी में कदम नहीं उठाया, लेकिन आगे जाके कदम उठाने की संभावना है। आगे का संभावनाओं को चर्चा करके कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं किया। आपने इनकार भी नहीं किया। नहीं, जो फ्यूचर में जो होने वाले जो भी चीज़ें हैं, बातें हैं, उसको अभी हम छेड़ेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। फ्यूचर की एक बात है, मेरी आखिरी सवाल है, आजकल यूसीसी के बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात फिर से आ गए हैं। क्या बीजेपी सरकार सोच रहे है या केंद्र सरकार सोच रहे है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लाया जाए, या ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि जितने भी बीजेपी रूल स्टेट्स है उनमें पहले लागू किया जाए फिर सेंटर में लाया जाए? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बीजेपी पार्टी का मत देशवासियों के सामने में बहुत पहले से है, सबको मालूम है, और ये विषय मेरे ही मंत्रालय के अधीन है जी। मैं ही उसका संबंधित मंत्री हूँ, इसलिए उसके बारे में मुझे टिप्पणी करना इस वक्त सही नहीं है। बट हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कोई सोच विचार है, क्योंकि बीजेपी चाहते हैं कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाए, पार्टी का सोच है। आप लोग सत्ता में हैं 2014 से, अब आप लॉ मिनिस्टर है, तो क्या इस विषय में कुछ कदम उठाने जाने की संभावना तो है? पार्टी का सोच है, इसलिए तो उत्तराखंड में भी आगे बढ़ा है, गुजरात में आगे बढ़े हैं। केंद्र सरकार क्यों नहीं ला रहे? ये जब केंद्र का बात करते हैं तो उसमें पूरा भारत देश होता है, और भारत देश को एकजुट में एक कानून लाने के लिए कंसल्टेशन का, बाकी चीज़ों का, कई चीज़ें होते हैं। उसको मैं इस तरह से इंटरव्यू में बात को रख करके प्रोसेस या जो भी है विषय को मैं ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। तो इसीलिए राज्य सरकार ला रहे हैं, जहाँ पे भी बीजेपी सरकार है वो लाने की कोशिश कर। हाँ, तो राज्य सरकारों के ऊपर में कोई पाबंदी तो नहीं है ना, उनके अधिकार क्षेत्र में है। वही तो कि आप केंद्र में नहीं ला रहे ताकि पूरे देश में बवाल ना हो जाए, लेकिन बीजेपी सरकार जितने भी स्टेट्स में है वहाँ लाए। यार कौशिक जी, मैंने आपको बताया कि सरकारें राज्य स्तर पर कदम ले सकते हैं, लेकिन जब देश का बात होता है तो फिर वो थोड़ा सा विषय अलग हो जाता है, तो हमको सोच समझ करके ही बोलना चाहिए। किरेन रिजिजू जी, आपने हमें समय दिया, आज आप आए थे नौगांव में रन फॉर यूनिटी के लिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।